everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to weekly current affairs series of CBL। अभी से पहले हम लोग मार्च मंथ के 2 वीक्स कंप्लीट कर चुके हैं करंट अफेयर्स में। आज हम करेंगे थर्ड वीक, दैट इज 16th ऑफ मार्च टू 23rd ऑफ मार्च। तो जो भी पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कल्चर, इन सब के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे कोई भी फैक्ट हो, चाहे कोई भी कंसेप्ट हो। तो शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2023। देखिए, जो रिवर्स हैं उनको बचाना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, एस्थेटिक वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा, एक नेचुरल फ्लो है जिससे हम इरिगेशन के लिए पानी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रिवर्स को बचाना हमें है। इससे पहले अगर हम रिवर्स के इस डे की बात करें तो इसको हम पहले मनाते थे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट डैम्स फॉर रिवर्स वाटर एंड लाइफ। पहले ऐसा कंसिडर किया जाता था कि जो डैम्स हैं वो रिवर के इकोलॉजिकल फ्लो को काफ़ी डिसरप्ट कर रहे हैं, कि जो रिवर नेचुरली फ्लो कर रही है वो इतना ज़्यादा आपने उसको रोक दिया, और जब आप डैम बना रहे हैं तो आपने पूरा जो एरिया है वो भी कब्जे में कर लिया। तो जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स जो वहाँ रहते थे, ट्राइबल्स हैं, उन सब का भी जो हैबिटेट है वो आपने छीन लिया। तो इसीलिए डैम सिर्फ रिवर्स के ही लिए ही नहीं, बल्कि ह्यूमन बींग्स प्लस ट्राइबल्स प्लस एनिमल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंस में लिए जाते थे। इसीलिए शुरुआत इस दिन के इसी से हुई है कि हमें डैम्स को नहीं बनने देना है। लेकिन जब फिर बाद में डैम्स की हमें काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ पता लगने लग गई कि हम इससे बिजली बना सकते हैं, हम इससे फ्लड्स को रोक सकते हैं, हम इससे ड्रॉट को मिटिगेट कर सकते हैं, तब हमने सोचा कि इस पूरे डे का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। तो उस टाइम हम लोगों ने चेंज करके क्या कर दिया, इसे इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। अब एक्शन में चाहे आप डैम्स ना बनाओ, एक्शन में चाहे आप पोल्यूशन ना करो, एक्शन में चाहे आप लोगों को अवेयर कर दो इसको बचाने के लिए, तो कुछ भी आप करो, एक्शन वर्ड हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो हर साल हम लोग मनाते हैं 14th ऑफ मार्च को ये डे, एंड दिस ईयर्स थीम वॉज राइट्स ऑफ रिवर्स, कि जो नदियां हैं उनके भी कई हक हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में ही सुप्रीम कोर्ट ने, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा, यमुना, ऑल एनिमल्स, इन सबको माना है लिविंग एंटिटीज, कि जैसे ह्यूमंस के राइट्स हैं ना, वैसे इनके भी राइट्स हैं। तो अगर ह्यूमंस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ गलत है, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन को फिर शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए राइट्स ऑफ रिवर्स के नाम से ये थीम मनाई गई है, और इस साल हम लोगों ने 25th एनिवर्सरी इस डे की मनाई है। इतना हम ध्यान रखेंगे। तो 1999 में पहली बार हम लोगों ने ये डे मनाया था। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक फेस्टिवल है जिसका नाम है बुमचू फेस्टिवल। ये मनाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम का ये एनुअल हॉली वाटर वॉश रिचुअल है। कहाँ पर मनाया जाता है? मोनेस्ट्री है आपकी ताशीडिंग, जो कि काफ़ी मतलब फेमस है, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट मोनेस्ट्रीज इन सिक्किम है। तो यहाँ पर मनाया जाता है, और ये कहाँ पर है? रंगीत रिवर के ऊपर बसी हुई है। तो रंगीत रिवर बहुत फेमस है इस सिक्किम वाले एरिया में। तो रंगीत रिवर के ऊपर है, नाम इसका पता लग गया हमें। कैसा एक रिचुअल है ये, जहाँ पर ना एक वास सा होता है, एक जो लोटस टाइप का जो एक पूरा का पूरा जग होता है, मतलब जैसा उसको हम कहते हैं कलश टाइप सा, तो उसमें काफ़ी सारा पानी होता है। वो जो पानी है वो काफ़ी सारे डिवोटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये माना जाता है कि ये जो पानी है उसको पीने से जो शरीर की बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और लोगों का जो भाग्य है वो थोड़ा सा और जाग जाता है। अगर दिन बुरे चल रहे हैं तो उस पानी से थोड़े से ठीक हो जाते हैं। तो इस पूरे एनुअल डे को हम मनाते हैं, हर साल हम मनाते हैं। तो काफ़ी फेमस है, और काफ़ी सारा डांस परफॉर्मेंस, काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स भी वहाँ पर होते हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में था इस बार। तो बुमचू फेस्टिवल जो है वो सिक्किम का है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, एग्जाम में आते हैं यहाँ पर फेस्टिवल्स, यहाँ लिखे होते हैं स्टेट्स। तो बुमचू इज इक्वल्स टू सिक्किम, ये भी आप ध्यान रख लेना हल्का सा। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे सी ड्रैगन एक्सरसाइज। इस साल ये जो एक्सरसाइज है ये हो रही है फ्रॉम 15th ऑफ मार्च। 15th ऑफ मार्च से ये होगी। अब सबसे पहली बात ये होती है कि क्या ये एक्सरसाइज बायलेटरल है या मल्टीलेटरल है या ट्राइलेटरल है? तो इसका आंसर है दिस एक्सरसाइज इज मल्टीलेटरल। मोर देन वन कंट्री पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। सी ड्रैगन है, देखो नाम से आपको लगता होगा कि चाइना की होगी ये, बट ये चाइना होस्ट नहीं करती। ड्रैगन दिमाग में चाइना ही आता है, क्योंकि उसका एक सिंबल सा बना हुआ है पूरे उसमें पब्लिक में। तो लेकिन सी ड्रैगन जो है ये
चाइना नहीं है, ये है आपका यूएसए। कि हमें लगता है कोई दुश्मन और है, होता कोई और है। याद करने का तरीका है, तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज हम लोग हर साल कंडक्ट करते हैं, यूएसए करवाती है होस्ट, और उसमें इंडिया पार्टिसिपेट भी करता है। और इंडिया के साथ साथ जापान, कनाडा और साउथ कोरिया, ये 3 जो कंट्रीज हैं ये पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो यस, दिस इज कंसिडर्ड टू बी दी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। और आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है ना, ये स्पेसिफिकली की जाती है टू काउंटर चाइना एंड टू काउंटर नॉर्थ कोरिया। ये 2 कंट्रीज हैं जो काबू में कम आती है बाकी सभी नेशंस के, तो इसीलिए इनको काउंटर करने के लिए वी नीड पार्टनरशिप्स। और पार्टनरशिप्स कैसे बढ़ती है? एक्सरसाइजेज से, कोऑर्डिनेशन से, कम्युनिकेशन से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से। तो इसीलिए हर साल हम लोग इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं और यूएसए ये होस्ट करती है, और इंडिया के अलावा यूएसए, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया ये भी इसमें मेंबर्स हैं। तो टोटल 5 हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अफ्रीका रिफ्ट वैली एंड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ओशन बेसिन। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे काफी सारी फोटोज वायरल हुई थी कि जो अफ्रीका है वो और ज्यादा ऐसे टूट रहा है आपस में। तो वो फेमस होने की वजह से ही ये दोबारा न्यूज में आ गई थी चीज की, जो आपके ये अफ्रीका है ना, देखो ये अफ्रीकन प्लेट है, ये वाली आपकी सोमालियन प्लेट है, ये आपकी अरेबियन प्लेट है। ये जो 3 प्लेट है ये जा रही है थोड़ा सा इस साइड, ये जा रही है इस साइड, और ये जा रही है इस साइड। इस वजह से ये जो बीच में रिफ्ट है जो कि पहले जुड़ी हुई थी आपस में, ये अरेबियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट वाज मतलब जॉइंट, लेकिन काफी ज्यादा इसकी वजह से ये दूर दूर हो रही हैं, और दूर दूर होने की वजह से यहाँ पर एक सी बन गया है, एक जो रिफ्ट बन गया उसमें पानी आ गया है, वो पानी बन गया है आपका रेड सी। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो 2 प्लेटें हैं ये आपस में बहुत तेजी से ऐसे उस साइड मूव कर रही है, और ये वाली कम स्पीड से इस तरफ आ रही है। मतलब इसके जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी ना, मतलब कभी इस साइड है कभी उस साइड है, लेकिन आप ध्यान रखना कि इसकी मूवमेंट हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इस साइड। तो इस वजह से जब ये दोनों प्लेटें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मूव कर रही हैं बहुत स्पीड से, ये पीछे रह जा रही है, और जब ये पीछे रह जाएगी तो ये जो रिफ्ट बना हुआ है रेड सी वाला, ये और भी वाइडन हो जाएगा, और जब ये और वाइडन हो जाएगा तो ये अल्टीमेटली गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन का पार्ट बन जाएगा। और जो आपका ये अफ्रीकन प्लेट का सोमालिया वाला रीजन है, इट विल बिकम दी छोटा सा स्मॉल कॉन्टिनेंट जो कि अलग है। जैसे मेडागास्कर हो जाएगा ना, जैसे है अभी, वैसे ही ऐसा एक पूरा जो आइलैंड है जिसमें कीनिया, आपका सोमालिया, ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्पीड से इस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे कि अगर जो रिफ्ट वैली बनेगी जहां पर 2 जो प्लेट हैं आपस में जब यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगी, तो बीच में ऊपर आएगा फिर मैग्मा न्यूचे की तरफ से, एस्थेनोस्फेयर से, और जब मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा तो इट विल गेट सॉलिडिफाइड एंड इट विल क्रिएट द न्यू ओशियानिक क्रस्ट। इट विल क्रिएट द न्यू क्रस्ट। ओशियानिक क्यों है नेचर में ये? क्योंकि धीरे धीरे इसके ऊपर पहले लेक बनेगी, अगर पानी आ जाएगा तो फिर सी बनेगा, और फिर अल्टीमेटली ओशन भी बन जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें पानी की एंट्रेंस और होती चली जा रही है। और ओशियानिक इसलिए भी है क्योंकि ये जो बने हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से, दिस मैग्मा इज काइंड ऑफ बेसिक, जो काफी नीचे से आ रहा है स्टेनोस्फीयर के, और इसीलिए ऊपर आकर ये सॉलिडिफाई हो जाता है। और क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसमें डेंस मटेरियल से ज्यादा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट ही होती है जो थोड़ी सी ज्यादा डेंस होती है इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, तो इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था ये कि दोनों जो प्लेट्स हैं उनके आपस में मूव करने का जो टाइम पीरियड है वो काफी अलग अलग है, इसीलिए अभी ये सिर्फ सी है। अल्टीमेटली द रिफ्ट विल गेट वाइडन्ड एंड अल्टीमेटली इट विल बिकम द ओशन। तो ये है, आपको ध्यान हो तीनों चीजों के बारे में कि ये सारी जो चीजें हैं ये आपको पता हो, और ये प्लेट, अफ्रीकन प्लेट का नाम पता हो, इसको हम नूबियन प्लेट भी बोलते हैं। ये नूबियन प्लेट है, ये आपका सोमालियन प्लेट है, और ये आपका अरेबियन प्लेट है। तीनों की अलग अलग स्पीड है आगे मूव करने की, इनकी ज्यादा है इसीलिए बीच में ये और ज्यादा गैप बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, ये पॉसिबल आउटकम वही है कि केन्या, इथियोपिया, तंजानिया का एक अलग से कॉन्टिनेंट बन जाएगा, रेड सी विल कन्वर्ट इनटू ओशन, और अल्टीमेटली जो वो एक प्लेट है वो थोड़ी सी और अलग रह जाएगी।
ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, बट दीज पॉसिबल आउटकम्स को होने के लिए कम से कम 3 से 5 मिलियन ईयर्स लगेंगे। तो अभी जस्ट ये होने वाला फिनोमेना नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ गई है। तो हम तैयार रहें कि अगले 3 से 5 मिलियन साल के बीच बीच ये जो आउटकम्स हमने देखे हैं ये होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रीच आउट स्कीम, रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच स्कीम। देखिए रीच आउट स्कीम है, बेसिकली न्यूज में थी अभी। सबसे पहली बात तो ये स्कीम जो लॉन्च की गई है वो क्यों लॉन्च की गई है, इसका क्यों हम देखेंगे, और साथ में किसने लॉन्च करी है ये। तो किसने में हम अगर देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च करी है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री चाहती है कि जितने भी आपके स्टार्टअप्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए ताकि रिसर्च अच्छे से की जाए। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अर्थ के अंदर जो मिनरल्स हैं, अर्थ का जो भी आप कह लीजिए कि कहीं पर कुछ है तो पता हो हमें कि कितना डेप्थ है ओशन का, ओशन के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, ओशन की किसी भी चीज़ की वजह से कौन सा इम्पैक्ट पड़ता है बाकी और चीज़ों पर। तो ये ओशनोग्राफी हो गया, अर्थ का इंटीरियर हो गया, इन सब के लिए आपको स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी हम लोग बिल्ड कर सकें। इसी के लिए स्कीम निकाली गई है जिसका नाम है रीच आउट स्कीम। और ये कोई एक स्टेट के लिए नहीं, एक यूटी के लिए नहीं है, ये दिस इज फॉर होल इंडिया। तो ये कंट्री वाइज एक स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें पैसे सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और इसका मकसद क्या है वो हम लोगों ने देख लिया। इसकी कुछ सब स्कीम्स हैं, जैसे R&D इन अर्थ सिस्टम साइंसेज, कि अर्थ का जो पूरा एरिया है वो किस तरीके से काम करता है। अर्थ के ऊपर रेडियो वेव्स हैं तो वो किस लिए काम आती हैं, रेडियो वेव्स के अलावा और कौन सी वेव्स हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन, हाउ कैन वी इम्प्रूव द कम्युनिकेशन विद सैटेलाइट्स, ओशनोग्राफी को हम कैसे और स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम माइनिंग को और थोड़ा सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये हमें करना है, रिसर्च ट्रेनिंग करना है ओशनोग्राफी के लिए, एंड स्किल्ड मैन पावर हमें चाहिए इन अर्थ सिस्टम साइंसेज। तो दीज आर 3 सब स्कीम्स, दिस इज द नेम ऑफ स्कीम। किसने लॉन्च किया है वो पता हो, और क्यों लॉन्च किया है वो पता हो, और कैसा इसका स्पेसिफिकेशंस है कि क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रली सेक्टर है, स्टेट के लिए है, सेंटर के लिए है, तो पता हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम है ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स कलर टू INS द्रोणाचार्य। रिसेंटली INS द्रोणाचार्य एक ऐसा ट्रेनिंग स्कूल है जिसमें काफ़ी सारे जो भी मिलिट्री के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, उनको हम गन्स और इक्विपमेंट जो हैं उनको चलाना सिखाते हैं। काइंड ऑफ ट्रेनिंग स्कूल है ये। तो उसको दिया गया है अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट्स कलर, जो कि पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जा सकता है, ताकि उसका जो भी और मोटिवेशन है और बढ़े कि उसने जितना अच्छा काम पहले किया है उतना ही अच्छा काम वो आगे और भी कर सके। तो नाम पता हो, INS द्रोणाचार्य है, प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है, और साथ में कहाँ पर है ये आपका कोची में है, केरला में, जो कि है एक आपका ट्रेनिंग स्कूल जो कि नेवल मिसाइल्स, स्मॉल आर्म्स, आर्टिलरी, रडार, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इन सब की ट्रेनिंग, इन सब के बारे में चीज़ें को बताया जाता है। आपने बस नाम, जगह, क्यों और क्या दिया गया है और किस लिए ये न्यूज़ में था ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टारबेरी सेंस। स्टारबेरी सेंस क्या है? बेसिकली एक काइंड ऑफ सेंसर है। इस सेंसर को हम लोग लगाएंगे किस में? ये एक जो भी स्मॉल क्यूबसेट क्लास सैटेलाइट्स होती है ना, उसमें हम यूज करेंगे ताकि हमें पता हो कि सैटेलाइट पूरे स्पेस में कहाँ पर है, ताकि जो सिग्नल्स हैं, जो कम्युनिकेशन है वो हमारी और बेटर हो सके। और एक ऐसा सेंसर है जो काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट है कि इसको बनाने में बहुत पैसे नहीं लगे हमारे, इसीलिए तो काफ़ी ज़्यादा ही फेमस भी हुआ है। और इसको बनाया किसने है? इट इज़ मेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ये भी क्या है हम देखेंगे अभी, लेकिन अगर हम बात करें स्टार सेंसर की तो ये इसका नाम स्टारबेरी सेंस है, जो कि काफ़ी छोटे सैटेलाइट्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा। और अभी इसरो ने बोला है कि हम लोग ना अपना जितना भी ये PS4 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है उसमें इसको यूज़ करेंगे, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर एंडेवर्स में, फ्यूचर मिशंस में भी इसको हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे। तो ये बात मिनिस्ट्री की तरफ से, इसरो की तरफ से लॉन्च की गई थी अभी। तो आपको नाम पता हो और आपको इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं पता हो कि कहाँ पर इसको हम लोग क्यूबसैट सैटेलाइट्स के पास लॉन्च करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की, तो ये आता है आपका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पूरा का पूरा जो फंडेड है इट इज़ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखेंगे। और इसका काम क्या है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और जो बाकी रिलेटेड फील्ड्स हैं उनके लिए रिसर्च को और भी ज़्यादा अच्छा कर देना, कि आप कौन से ऑब्जर्वेटरी लगा रहे हैं, जैसे कि स्पेस के बारे में पता लग रहा है हमें, कोई तारा अगर है कि उसके कोई प्लैनेट है आसपास या नहीं है, वो सब अगर आपने पता करना है तो आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। इन्होंने इन सबको करने के लिए कई सारी ऑब्जर्वेटरीज भी ओपन की हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी ऑब्जर्वेटरी है वायना बप्पू, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। एक अच्छी इनकी और है गौरी बिदनौर, ये है आपकी कर्नाटका में। और एक है आपका हेनले ऑब्जर्वेटरी, ये है आपका लद्दाख वाले एरिया में। तो ये 3 जो फैसिलिटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि ये ऐसे जगहों पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। इसीलिए स्पेस में से आने वाली जो लाइट है, स्पेस में आने वाली जो एनर्जी है, वो इजीली आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इजीली आप उसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि एक्चुअल में जो स्पेस है वो दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसके अंडर आती है, रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है हमारा, और ये सब जो ऑब्जर्वेटरीज हैं इसके साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कुदुम्बश्री एंड उन्नति प्रोग्राम। कुदुम्बश्री प्रोग्राम जो है अभी रिसेंटली ही इसकी जो सिल्वर जुबली है, 25th एनिवर्सरी जो है इस पूरे प्रोग्राम की, वो मनाई गई है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर हम कुदुम्बश्री की बात करें तो ये एक ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक सेल्फ हेल्प नेटवर्क है जो पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। तो इसमें इतनी सारे जो विमेन हैं उनको एंटरप्रेन्योर बनाया गया है, उनको स्टार्टअप्स शुरू किए गए हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है उन सभी को। तो कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये जो नेटवर्क है ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम उन्नति प्रोग्राम की बात करें तो ये भी लॉन्च हुआ है, और ये किसके लिए लॉन्च हुआ है कि वो यूथ जो कि एससी और एसटी कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़िया से बढ़िया कैटर की जाए। कुदुम्बश्री तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प नेटवर्क है। उन्नति एक प्रोग्राम है जिसमें हम एससी एसटी कम्युनिटीज़ के जो यूथ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को और भी सिखाएंगे कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, देन यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम। आपको बहुत अलूफ नहीं रहना पड़ेगा बाकी पूरी पब्लिक से। तो वो सब के लिए उन्नति प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अगर हम कुदुम्बश्री की बात करें तो कुदुम्बश्री 1998 में लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड नाबार्ड, ये सोच के कि हम लोगों को केरला वाले एरिया में जो पॉवर्टी है वो हटानी है। और पॉवर्टी किस वजह से है, क्योंकि इसकी जो पूरी पब्लिक है वो काम नहीं कर रही है, एंड मैक्सिमम पब्लिक जो इसमें जो काम नहीं कर रही है वो कौन है, विमेन है। तो इकॉनमी कैसे बढ़ेगी अगर आगे 50% जनता ही काम नहीं कर रही है। तो इसीलिए काम करना है, और उसी काम को करने के लिए नाबार्ड और केरला गवर्नमेंट की तरफ से लार्जेस्ट विमेन एम्पावरिंग प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया था। इसमें कंपोनेंट्स देखो कौन कौन से हैं। माइक्रो क्रेडिट कि काम शुरू करने से पहले जो पैसा चाहिए है वो पैसा भी हम आपको देंगे, वो हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी स्किल आपको चाहिए है वो हम प्रोवाइड करेंगे। एम्पावरमेंट, आपने कोई भी चीज़ करनी है, आपको बहुत सिंगल विंडो क्लियरेंस दी हुई है कि आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम डिले नहीं करेंगे, और जितना भी आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं उससे डबल हम आपको करके देंगे। तो इसीलिए जो एम्पावरमेंट का एक सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ आफ्टर दिस प्रोग्राम, और इसीलिए केरला में अभी भी काफ़ी ज़्यादा ये जो चीज़ है लोगों के द्वारा अट्रैक्टेड है, और काफ़ी जो विमेन हैं इसका पार्ट बनती है। ठीक है, तो कुदुम्बश्री किसने शुरू किया, कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, अभी उन्नति प्रोग्राम शुरू किया गया था वो क्यों शुरू किया गया है, और बाकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियाज शुगर एक्सपोर्ट। रिसेंटली इंडिया वॉज एट द नंबर 1 कि इंडिया सबसे ज़्यादा शुगर को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब इसकी जगह ले ली है ब्राज़ील ने। ब्राज़ील हैज़ बिकम द नंबर 1 शुगर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया अब बन चुका है नंबर 2। ये ध्यान रखेंगे। अगर हम शुगर केन की बात करें इंडिया में या शुगर इंडस्ट्री की, जहाँ शुगर केन होगा वहाँ शुगर इंडस्ट्री होगी, क्योंकि शुगर केन को अगर आप बहुत दूर लेकर जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में तो जितना भी सुक्रोज कंटेंट है उसका वो ख़त्म हो जाता है और चीनी कम बन पाती है। इसीलिए जहाँ शुगर केन की खेती वहीं शुगर की इंडस्ट्रीज़। ये इंडिया में 2 जगहों पर है मेनली, एक तो आपका नॉर्थ इंडिया और एक आपका ये साउथ इंडिया। नॉर्थ में कहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एंड पंजाब, और साउथ में कहाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा।
क्योंकि साउथ में जो ह्यूमिडिटी कंटेंट है वो ज़्यादा है, इसलिए शुगर केन जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। और शुगर केन जब अच्छा होगा तो उसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो भी ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैक्सिमम शुगर जो है उससे बनाई जा सकती है बहुत ईजीली। इसीलिए साउथ इंडिया में काफ़ी सारी जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो भी शिफ्ट कर गई थी अभी रिसेंटली 20 to 30 ईयर्स बिफोर। अगर हम शुगर केन की बात करें तो टेम्परेचर देखो कितना चाहिए होता है इसे, अराउंड 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्थ में भी और साउथ में भी दोनों ही जगह पर अचीवेबल है। क्लाइमेट हॉट चाहिए, ह्यूमिड चाहिए, बारिश बहुत चाहिए। जहाँ इरिगेशन नहीं है वहाँ शुगर केन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए अराउंड 75 to 100 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पर चाहिए है। एंड नेक्स्ट सॉइल टाइप, लोमी सॉइल चाहिए है हमें। लोमी सॉइल का मतलब होता है जिसमें सैंड भी हो, जिसमें सिल्ट भी हो और जिसमें क्ले भी हो। 40% सैंड, 40% सिल्ट एंड 20% क्ले इज द रेशो फॉर बीइंग अ सॉइल लोमी, जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फर्टाइल मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसमें कोरल ब्लीच हम लोगों ने देखा है इन गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए गल्फ ऑफ मन्नार में एक आइलैंड है जिसका नाम है कुरुसादाई। यहाँ पर कोरल्स मिलती थी, लेकिन अब इन कोरल्स की काफी ज्यादा हम लोगों ने ब्लीचिंग देखी। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर एक सी वीड पाया गया है जिसका नाम है कप्पा फाइकस अल्वारेजी। कप्पा फाइकस अल्वारेजी काइंड ऑफ सीवीड है। सीवीड क्या होते हैं? आपके एल्गीज होते हैं, वो एल्गीज हैं या फिर जो प्लांट है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अगर किसी जगह पर होते हैं तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं साथ साथ करके, तो जिस वजह से जो बाकी और स्पीशीज है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने इस आइलैंड पर ये देखा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो कोरल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आपको कोरल्स का नाम पता हो, आपको इस जगह का नाम पता हो कुरुसादाई तमिलनाडु, और आपको क्या हुआ है ये पता हो। एंड यस, गल्फ ऑफ मन्नार इज अ नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार इज ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु वाले एरिया में है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इस सीवीड की, तो सीवीड वो मरीन एल्गीज हैं जो अपना खाना खुद बना पाती हैं और वाटर बॉडीज में ग्रो करती हैं। दूसरा, इनका साइज वेरी कर सकता है, अंडर वाटर फॉरेस्ट में ये होती हैं और काफ़ी बार इनको हम लोग खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम कमर्शियल कल्टीवेशन कि हम इसको बेच सकें आगे, इसीलिए इसको हम कल्टीवेट करते हैं। लेकिन इसके लगने की वजह से काफ़ी सारी जो और स्पीशीज़ हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हैं। और इसकी खास बात ये भी है कि जहाँ पर ये होते हैं, जितने भी पानी के हैवी मेटल्स के पोल्यूशन हैं वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो वाटर पोल्यूशन को कम करने में इसकी अहम भूमिका होती है। और इसी वजह से ना तो इसको हम मार सकते हैं, ना ही हम इसे वैसे तो छोड़ सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है कि करें क्या, इसका क्या करें, इसका कि इसके लिए भी ज़रूरी है, नुकसान भी पहुंचा रहा है। लेकिन तो जब ज़्यादा नुकसान बढ़ जाता है तब इसको हम लोग जितने फ़ायदे हैं उनको भूल कर इसे फिर ख़त्म करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी भी कोरल ब्लीच अगर ज़्यादा होता रहा तो कहीं ना कहीं ये इसको हम ख़त्म करेंगे और जितने भी इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ फिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव्स क्या है ये भी पता हो हमें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कप्पा फाइकस अल्वारेजी सीवीड। इसमें हुआ क्या है कि जितने भी गल्फ ऑफ मन्नार 21 आइलैंड्स थे उन सब में से 6 में ये इन्वेड कर गया। और जब ये इन्वेड कर गया तो कहीं ना कहीं जो कोरल्स में एल्गी प्रेजेंट थी उसको भी इसने ख़त्म कर दिया। और जब ये एंटर कर जाता है, जब ये उस जगह पे आ जाता है तो जितनी भी एल्गी खाना बना पा रही थी कोरल्स के लिए वो नहीं बना पाती और जो कोरल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। इसी वजह से इन्वेजन बहुत ज़्यादा देखा गया है इसमें। कहाँ पर? नियर कुरुसादाई। ये हम ध्यान रखेंगे। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि कोकोनट आइलैंड है आपका हवाई पिक के पास, वहाँ पर भी काफ़ी डैमेज फैलाया है इसने। आपका तंजानिया के पास जंजीबार आइलैंड है, इसके यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब खौफ फैला के रखा हुआ है इस पूरी स्पीशी ने। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है ये, लेकिन बाकी और जगहों पर भी इन्वेड कर चुका है। और IUCN की तरफ से ये बोला गया था कि जितनी भी स्पीशीज़ इन्वेजिव हैं उनमें से सबसे खतरनाकों में से आती है ये। तो अगर आपने इसको फैलने से नहीं रोका तो फिर कहीं ना कहीं ये फिर घर कर जाएगी और फिर निकलेगी नहीं। और निकालेगी किसको? जो पहले से बसे हुए थे वहाँ पे। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कहाँ पर ये है, कहाँ पर इसके आसपास के लोकेशंस के नाम है, इस सीवीड का नाम क्या है, आइलैंड का नाम क्या है बहुत ज़्यादा जिस पर इम्पैक्ट हुआ है। देखो आइलैंड आपने यहाँ से भी देख लेने हैं,
ये 6 आइलैंड्स हैं, शिंगले, कुरुसादाई, पुमारिचन, मुल्ली वलाई और थालाइयारी। ये आपके हैं 6 आइलैंड्स जहां पर काफी सारा जो इन्वेजन है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए टोटल 21 आइलैंड्स में से इन्हीं 6 पर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 कि इंडिया का एक विजन है, देखो 10 सालों के लिए 2020 से लेकर 2030 तक हम ये चाहते हैं कि हम लोग ब्लू इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करें, हमारा ट्रेड बढ़े, ब्लू इकोनॉमी की वजह से जितने भी हम स्पीशीज़ लगा पाएँ सी वाली वो हम लगाएं, हमारा फिशिंग इंडस्ट्री भी ग्रो करे, हमारे जो और सी फूड है वो भी ग्रो करे। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश करी है कि पूरा मैरीटाइम विजन हमारा 10 साल के लिए है, ट्रेड पर ध्यान देंगे, इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान देंगे, बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान देंगे और साथ में सिर्फ ओशन ही नहीं बल्कि जो हमारी रिवर्स हैं उनके ऊपर भी हम ध्यान देंगे, जिनके ऊपर हम लोगों ने इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया हुआ है। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की हमने न्यूज़ इसीलिए देखी है क्योंकि इंडिया की तरफ से बोला गया है कि आगे आने वाले इस विजन में हम लोग चाहते हैं दैट इंडिया के इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का जो शेयर है दैट शुड बी कम से कम 5%। जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें से कम 5% तो कहाँ से हो, फ्रॉम दिस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसलिए न्यूज़ में था ये टारगेट जो है रिसेंटली अभी आया है। और मैरीटाइम इंडिया विजन क्या है ये हम लोगों ने देख ही लिया कि हम लोग इंडिया में टूरिज्म, इंडिया में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, इंडिया में एग्रीकल्चर, इंडिया में फिशिंग इंडस्ट्रीज़, इन सब को ग्रो करना चाह रहे हैं और अगले आने वाले 10 सालों में हम ये सब करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022। अभी रिसेंटली मॉस्पी की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि जिसमें हम लोगों ने सेक्स रेशो की बात करी है, हम लोगों ने पॉपुलेशन पिरामिड की बात करी है, हम लोगों ने फर्टिलिटी रेट के इंक्रीज या डिक्रीज होने की बात करी है, हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने की बात करी है कि अल्टीमेटली अगले आने वाले सालों में होगा क्या। तो ये भी एक क्या वाला जो सीन है वो ये है कि हमें मॉस्पी ने बता दिया। मॉस्पी हमें ये कहती है, सेंसस तो भी आया नहीं है, मॉस्पी ने ये बताया है कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो इंडिया में 904 की बजाय अब 907 हो गई है फॉर 2018 टू 2020 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ इज 907 इंस्टेड ऑफ 904। इसके बाद बताया गया है कि जो इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये रेट होता है रेशो किस चीज़ का, कि कितने सारे जो लोग हैं वो काम को कर रहे हैं या फिर काम को ढूंढ रहे हैं, डिवाइड बाय जितने लोग काम कर सकते हैं उस ब्रैकेट में है 18 to 59 वाले एज ब्रैकेट में। तो ये जो पार्टिसिपेशन रेट है ये मेल्स के लिए बहुत है, इसका मतलब 77.2 जो मेल्स हैं या तो वो काम कर रहे हैं या वो काम ढूंढ रहे हैं, इसमें से 10 काम ढूंढ रहे होंगे, बाकी 67 तो कर ही रहे होंगे। विमेन के लिए जो रेशियो है दैट इज अराउंड 32.8 33 कि 33 विमेन ही या तो काम कर रही हैं या काम ढूंढ रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है इन दोनों में, और डिस्पैरिटी अभी नहीं है, बहुत पहले से रही है। तो बहुत सारा जो है कि जो डिस्पैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ये काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा ग्रो कर रही है, ना कि ये कम हो रही है। तो फर्स्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करेंगे, इंडिया की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करेंगे, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है देखिए अब ये डिक्रीज हो रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ सालों में इंडिया में जो 15 ईयर्स से कम के लोग होंगे वो होंगे कम, और जो आपको 60 ईयर्स ज़्यादा के लोग होंगे वो होंगे ज़्यादा। इसका मतलब जितने भी यूथ होंगे वो कम होंगे, बच्चे होंगे वो कम होंगे, और जो ओल्ड एज में लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो ये बोला गया है बाय दिस रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो रेट है पॉपुलेशन की डिक्रीज करने का वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता चला जा रहा है, कि हम लोग अगर देखें तो 0.58% अभी जो है आपका 1.1% पर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। पहले इसके ग्रो करने का रेट 2.7 3.7 इतना था, तो रेट कम हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जो परसेंटेज है कितने परसेंटेज से बढ़ी है वो परसेंटेज कम हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है चारों चीज़ें। इसके अलावा अगर हम देखें पॉपुलेशन पिरामिड को, तो इसमें बोला गया था कि 2011 में तो ऐसा था कि जहाँ पर बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और अब जो है बच्चे हो रहे हैं कम, और जो यूथ है आपका अराउंड 20 to 39 ये हो गए हैं ज़्यादा। और आगे आने वाले सालों में 2036-2040 के आसपास जो लोग हैं आपके 60 ईयर्स से अबव
वो ज़्यादा होंगे और कम अमाउंट में आपका यूथ प्लस कम अमाउंट में चिल्ड्रन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यही हमारे पास साल है जहां पर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि यूथ है हमारे पास, स्किल्स हैं हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, तो क्यों ना हम लोग अभी से ही काम करना शुरू कर दें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बताई हैं हमें किसने, मॉस्पी ने, इन रिपोर्ट विमेन एंड मेन इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड स्पैरो डे। हर साल 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। जहाँ पर पोल्यूशन कम होता है वहाँ पर आपको स्पैरो दिख जाती है। तो आपको गाँवों में, अच्छे शहरों में देखने को मिल जाएंगी, जो दिल्ली वाले एरियाज है वहाँ आपको देखने को नहीं मिलती है। तो हर साल इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हम 20 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे एंड द थीम फॉर दिस ईयर इज आई लव स्पैरोज। कि अगर आप इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले आपको इनसे प्यार भी तो होना चाहिए, तभी तो आप कुछ करेंगे इनके लिए। जब प्यार ही नहीं तो फिर किसी के लिए कोई क्यों ही करता है। तो थीम इसी बेसिस पर बनाई गई है कि हर 20 मार्च को इस थीम के ऊपर हम लोग काम करेंगे और इनको बचाने की कोशिश करेंगे। कर सकते हैं हम इसे याद। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कलानिधि अवार्ड्स 2023। ये अवार्ड्स दिए जाते हैं कर्नाटिक म्यूजिक के केस में। इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ म्यूजिक्स हैं, ध्यान रखेंगे। एक है आपका हिंदुस्तानी और एक है आपका कर्नाटिक। हिंदुस्तानी है और एक है कर्नाटिक। अभी जो कलानिधि अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं कर्नाटिक म्यूजिक में। तो ये दिया गया है टू कर्नाटिक वोकलिस्ट बॉम्बे जयश्री। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो अच्छे जो म्यूज़िक है वो कंपोज किया है, गाया है, सिंगर रहे हैं बेसिकली ये। तो इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था और अभी इस साल के लिए इनको संगीत कलानिधि अवार्ड ऑफ द म्यूजिक अकेडमी फॉर 2023 के लिए भी चुना गया है। ये ध्यान रखेंगे, नाम याद रख लेंगे इनका। और संगीत कलानिधि जो है ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है किसी भी पर्सन के लिए कर्नाटिक म्यूजिक में जो इन्वॉल्व है। 42 से पहले ही जो है ये एग्जिस्टेंस में आ गया था, जिसमें एक गोल्ड मेडल मिलता है और एक आप कह लीजिए कि साइटेशन मिलती है दैट यू हैव वॉन दिस अवार्ड। तो नाम ध्यान रखेंगे, जयश्री है और साथ में संगीत कलानिधि अवार्ड है। कब से शुरू किया गया था, किस फील्ड में मिलता है, और ये बहुत फेमस वोकलिस्ट रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको पता हो कि जो आपके वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी हैं, इनको भी हम लोगों ने नृत्य कलानिधि अवार्ड से नवाजा है, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्सेल किया हुआ है, कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी नॉलेज है इन्हें। तो दोनों जो फीमेल्स हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। एक को मिला है वोकलिस्ट के लिए और एक को मिला है फॉर नृत्य कलानिधि अवार्ड। म्यूजिक प्लस डांस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नाम भी अलग अलग ही याद करने हैं और जो भी करंट में था वो आप लोगों को पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। ये जो टेररिज्म इंडेक्स है ये पब्लिश किया जाता है बाय IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। जहाँ टेररिज्म होता है वहाँ पीस नहीं होती, जहाँ टेररिज्म होता है वहाँ इकोनॉमिक्स नहीं होती, मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। लेकिन फिर भी याद करने के लिए टेररिज्म इज इक्वल्स टू इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इन्होंने बताया है कि इंडिया के अलावा बाकी और जितने भी देश हैं वो कैसे टेररिज्म से प्रभावित हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि इंडिया तो 13th नंबर पर है, जो सबसे बुरा हाल है टेररिज्म के केस में दैट इज ऑफ अफगानिस्तान। लगातार चौथा साल है जिसमें फर्स्ट नंबर पर आया है कि बहुत सारे अटैक्स, बहुत सारे डेथ्स जो हैं वो हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिज्म, जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, साउथ एशिया एज अ ग्रुप हैज रिमेन द रीजन विद वर्स्ट एवरेज GTI स्कोर, कि साउथ एशिया बाकी सभी सारे के सारे रीजन्स में सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्लेस पर है। यहाँ पर जो टेररिज्म का लेवल है वो और पहले भी था और अब और भी बढ़ता जा रहा है। आपको जो भी फर्स्ट नंबर पर है उनका नाम पता हो, उस कंट्री का नाम पता हो, इंडिया का रैंक क्या है वो पता हो, और ये इसने बताया है कि जो इस्लामिक स्टेट्स हैं या उसके जो एफिलिएट्स हैं ये सबसे ज़्यादा रूप में उभरे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक्स, काफ़ी सारी डेथ्स करी हैं लोगों की। तो ये आपको ग्रुप का नाम पता हो, अफगानिस्तान, इंडिया का रैंक और किसने पब्लिश किया है ये इंडेक्स, ये पता हो। चलिए
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। हर साल हम लोग 21 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और इस बार की थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ये तो बात सही है, जहाँ पर फॉरेस्ट अच्छे होते हैं वहाँ हेल्थ भी अच्छी होती है। इंसान घूमता है खाना खा के कि कितना बढ़िया एरिया है, कितना बढ़िया पार्क बना हुआ है, कितने बढ़िया जंगल है। तो इस वजह से फॉरेस्ट का और हेल्थ का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, और उसी कनेक्शन को देखते हुए इस डे की थीम भी यही रखी गई है। 1971 से लेकर ही हम लोग इसको मनाते हुए आ रहे हैं। FAO के द्वारा इसको वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे एज डिक्लेयर किया जा चुका है, तो इट इज वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इसके अलावा 2011 में UN ने ये कहा था कि 2011 से लेकर 2020 तक का जो डिकेड है दैट वुड बी नोन एज इंटरनेशनल डिकेड ऑफ फॉरेस्ट, और उसके बाद 2012 में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 2012 में। उससे पहले 1971 में फॉरेस्ट्री डे के नाम से हम इसको मनाते थे, FAO ने डिक्लेयर कर दिया था, बट इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो पूरा ये डे है ये अब से हम मना रहे हैं 2012 से, क्योंकि 2011 से 20 तक का जितना भी डिकेड था उसमें मनाया था हम लोग इंटरनेशनल डिकेड ऑफ फॉरेस्ट। थीम पता हो, 21 मार्च की डेट पता हो, और क्या इसके फैक्ट्स हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो पता हो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे IPCC की AR असेसमेंट रिपोर्ट 6 सिंथेसिस रिपोर्ट। देखिए अभी क्या है, IPCC क्या करता है? IPCC करता है असेसमेंट रिपोर्ट्स को पब्लिश। अभी तक इसकी टोटल 5 रिपोर्ट्स आई थी। 6th जो रिपोर्ट थी उसके 4 भागों में इसने इसको डिवाइड करना था, तो इसकी जो लास्ट 4th इंस्टॉलमेंट है 6th रिपोर्ट की वो अब आई है। लेकिन अभी करता क्या है, IPCC का काम ये है कि जितने भी इंडिया के, USA के, मैक्सिको के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेटा पब्लिश करते हैं कि इंडिया में टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, उन सभी के डेटा को लेकर एनालिसिस करना कि इस डेटा जो ये दिया गया है इसकी वजह से फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज किस स्पेस से आगे बढ़ेगा, और इसको रोकने के लिए हमें क्या लेवल तक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये डिसाइड की जाती हैं IPCC के द्वारा। And this is the 4th and final installment of IPCC की this 6th assessment report, जो ये बताती है कि क्या होने वाला है आगे, प्रेडिक्शंस क्या है और आपको उससे बचना कैसे है। प्रेडिक्शन किस चीज़ की? क्लाइमेट चेंज की, कि क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो फिर उससे क्या होगा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें बताई जाती हैं। और अगर मैं IPCC की बात करूँ तो उसने ये बोला भी है अभी कि जितना भी हम काम कर रहे हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्लाइमेट चेंज से, वो इनफ नहीं है। आपको अपने पोटेंशियल से डबल से ट्रिपल करना पड़ेगा इफ़ यू वांट दी पीस, कि अगर आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग तो आपको अपने पोटेंशियल से डबल करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूरा उसका एक क्रक्स था। बाकी जो फाइंडिंग्स दी हुई हैं वो यहाँ पर दी हुई है, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं, बट इनका क्रक्स यही निकलेगा कि सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फॉरेस्ट फायर बढ़ गई हैं, सी का लेवल राइज बढ़ गया है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है, जितनी भी आपकी सॉइल थी वो इनफर्टाइल हो गई है। तो ये तो सब हुआ है, तो ये सब एक क्रक्स है बेसिकली इस पूरे रिपोर्ट का। इसके बाद अगर हम देखें तो ये कब बनी थी? 1988 में बनी थी IPCC। किसके द्वारा बनाई गई थी? WMO और UNEP के कोलैबोरेशन से। इन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेट किया था और ये देखा था कि हम लोग पूरे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखेंगे और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ओवर फ्यूचर जनरेशंस उसको भी हम प्रिडिक्ट करेंगे, और इस बार की जनता को, इस बार की जनरेशन को ही रोकेंगे कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं आप लोगों की वजह से। तो एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे, एक अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये काम करती रहती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। ये डाउन सिंड्रोम डे हम मनाते हैं क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज जिससे हमें लोगों को करवाना है थोड़ा सा अवेयर। 21 मार्च को ही हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इस दिन ही हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जो ह्यूमंस है, जैसे ह्यूमंस में ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। उसमें से जो 21st क्रोमोसोम है ना वो एक्स्ट्रा रहता है अगर, तो हम कहते हैं कि इस पर्सन को डाउन सिंड्रोम है। और उस एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम की वजह से काफ़ी सारी जो फिजिकल है
और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो हैं उससे लोगों को गुजरना पड़ता है। तो एक काइंड ऑफ जेनेटिक डिजीज है ये, और अ काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, कि जिस वजह से जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को भी फेस करता है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो। तो इस पूरे सिंड्रोम के बारे में लोगों को बताना, इससे आप कैसे बच सकते हैं ये बताना, और ये आपको पता हो कि आपको ये चीज़ है, इसीलिए हम हर साल 21 मार्च को ये डे मनाते हैं। एंड द थीम फॉर दिस ईयर्स वॉज विद अस नॉट फॉर अस, कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही। और जो बाकी लोग हैं जो इससे प्रताड़ित हैं इस पूरी डिजीज से, उनको भी आपकी हेल्प चाहिए है। तो दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड बट दिस कैन बी रिड्यूस्ड। तो इस वजह से जो भी सारी थेरेपीज वगैरह होती हैं तो उससे काफ़ी सारा जो आराम है लोगों को दिखता है। तो इसीलिए इस पूरी अवेयरनेस कैंपेन को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो डे के थ्रू हम कैंपेन चलाते हैं, जिससे लोगों को पता लगे कि हो क्या रहा है। तो कब मनाते हैं, थीम क्या है, ये सिंड्रोम है कैसा, इससे बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं, ये हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएनएस एंड्रोथ। आईएनएस एंड्रोथ क्या है, आपका एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, कि एक ऐसा वाटरक्राफ्ट जो ये पता लगाता है कि सबमरीन हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में है या नहीं है, हमारी नहीं किसी और एनिमी कंट्री की। तभी तो कहा गया कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, कि कोई भी जो नेशन है वो हमारे पास सबमरीन लॉन्च करके, सबमरीन हमारे यहाँ पर छोड़ के आराम से ना बैठे, हमें पता लगे कि हमारे सबमरीन आ रही है, उसको कैसे काउंटर करना, उसके लिए भी हम स्ट्रेटजीज बनाएं। तो पता कौन लगाएगा सबमरीन है या नहीं है, ये आईएनएस एंड्रोथ। बहुत तेज चलते हैं, बहुत जल्दी ही पूरे कोस्ट को क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इनकी आप कह लें कि कैपेबिलिटीज़ हैं। और ऐसे ऐसे हम लोग टोटल 8 बना रहे हैं, ये 8 हैं, जिसमें से एक जो है सबसे पहला आईएनएस अर्नाला, उसको हम कमीशन भी कर चुके हैं। और जो सेकंड आईएनएस एंड्रोथ, इसको रिसेंटली हम लोगों ने भी लॉन्च किया है कोलकाता में। ये सारे ही जो हैं दे आर बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE, कोलकाता में है ये। आईएनएस अर्नाला भी GRSE के द्वारा बनाया गया है, और आईएनएस एंड्रोथ भी आपका GRSE के द्वारा ही बनाया गया है। अगर हम एंड्रोथ की बात करें तो लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आइलैंड के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि आईएनएस एंड्रोथ का नाम जो है वो किस आइलैंड के नाम पर पड़ा है, तो लक्षद्वीप का एक आइलैंड है। और ये चलता है डीजल से, कि डीजल इंजन इज बेसिकली बीइंग यूज्ड इन दीज आईएनएस एंड्रोथ और अदर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट में। तो नाम पता लग गया, कौन बना रहा है पता लग गया, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है ये पता लग गया, किससे चलते हैं ये पता लग गया, नाम किसके ऊपर पड़ा है ये पता लग गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड वाटर डे। फॉरेस्ट के बाद आता है वाटर, जंगल में पानी चाहिए होता है, ना कि पानी को जंगल चाहिए होता है, इसीलिए पहले इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और फिर वाटर। तो 22 मार्च को हम मनाते हैं हर साल, ये 1993 से इसको हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। और इस बार की जो थीम है दैट इज एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, कि जितना पानी कम होता है उतना ही हाइजीन प्लस सैनिटेशन मेंटेन हम कर पाते हैं। इसीलिए पानी की अवेलेबिलिटी इज नेसेसरी इफ यू वांट टू हैव हाइजीनिक एंड सैनिटेशन कंडीशंस। तो ये इसकी थीम है, और हर साल हम मनाते हैं 22 मार्च को ही, 1993 से ही इसको हम लोग मना रहे हैं। तो आपको डेट, आपको थीम, कब से मना रहे हैं, कौन मना रहा है ये पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल चंबल सैंक्चुरी। अभी न्यूज़ में थी क्योंकि बहुत सारे केसेस ऑफ इलीगल माइनिंग यहाँ पर देखे गए थे, कि चंबल सैंक्चुरी में काफ़ी सारे लोग जो हैं इलीगली सैंड माइन कर रहे हैं, जो कि वहाँ के इकोसिस्टम के लिए डैमेजिंग है और उसको ख़त्म कर रहा है। तो ये इसलिए न्यूज़ में था। अगर मैं चंबल सैंक्चुरी की बात करूँ तो ये 3 जगहों से ऐसे घिरी हुई है। आधा इसका पार्ट यूपी में है, आधा पार्ट मध्य प्रदेश में, आधा राजस्थान में है। तो इट लाइज एट ट्राई जंक्शन ऑफ दीज 3 स्टेट्स, ये पता हो हमें। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें इसकी, तो WPA एक्ट जो 1972 वाला, उसके तहत जो सेंचुरी है उसको हम लोगों ने किया हुआ है प्रोटेक्ट। और ये सिर्फ ऐसा सेंचुरी ही नहीं बल्कि एक बर्ड एरिया भी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एक, आप कह लीजिए कि रामसर साइट, प्रपोज रामसर साइट है। ये बोला गया है कि रामसर डिक्लेयर कर दो, बट अभी डिक्लेयर हुई नहीं है, क्योंकि अगर डिक्लेयर हो जाएगी तो फिर मोर फोकस विल बी टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस सैंक्चुरी, लेकिन ये अभी नहीं की गई है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो ये आपका यमुना रिवर है, ये आपका चंबल रिवर है। यमुना रिवर में आकर चंबल रिवर मिलती है और यहीं पर ही सारी की सारी आपकी ये नेशनल चंबल सेंचुरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर है ये। न्यूज में क्यों था ये देख लिया। बर्ड एरिया भी है देख लिया। रामसर साइट अभी नहीं है बट बनने वाली है, जब बन जाएगी तो ऐड कर लेंगे इसे। अभी टोटल आपकी 75 रामसर साइट चाहिए, वही आपने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे। देखो डे बहुत है इस बार। पहले जंगल है, जंगल में पानी चाहिए होता है और उस पानी को देखने के लिए कि पानी आएगा भी या नहीं आएगा, मॉनसून आएगा भी या नहीं आएगा, उसके लिए कौन चाहिए आपको? मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए 23 जो मार्च है उसको हम मनाते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे। पहले फॉरेस्ट, फिर वाटर, फिर मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे याद करने के तरीके 21, 22, 23 आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इस दिन क्या बना था आपका? WMO मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा का पूरा मौसम का हाल बताते हैं। इंडिया में IMD है और पूरे वर्ल्ड में WMO है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जिनीवा में। जिनीवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या है? थीम इज द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। कि पानी जो है सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, पानी सभी जनरेशंस के लिए है। क्लाइमेट अगर आप खराब करेंगे तो बाकियों के लिए भी खराब करेंगे, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। फॉरेस्ट की थी क्या थी? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट से हमने हेल्थ को कंबाइन किया था। वाटर की क्या थी? सैनिटेशन प्लस हाइजीनिक कंडीशंस, क्राइसिस से बचने के लिए वाटर की सिग्निफिकेंस। और इसमें हमने बात करी है कि वेदर और क्लाइमेट और वाटर अक्रॉस जनरेशंस आपको सही चाहिए हैं, सिर्फ आपके काम की ही चीज़ नहीं है ये, बाकियों के भी काम आएगी। और 23 मार्च को हम हर साल मनाते हैं दिस WMO डे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कि पूरी दुनिया कितनी खुश है ये बताने के लिए UNSDN हर साल रिपोर्ट निकालता है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ये रिपोर्ट निकालता है हर साल, जिसमें ये बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऑन द लेवल ऑफ 6 पैरामीटर्स, सोशल सपोर्ट कि लोग आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इनकम पैसे हैं या नहीं है, हेल्थ आपकी अच्छी है या नहीं है, आपके पास फ्रीडम है अपने डिसीजंस लेने की या नहीं, जनरोसिटी दुनिया में कितना लालच ना होकर कितनी सहानुभूति है, जनरोसिटी है, और एब्सेंस ऑफ करप्शन कि करप्शन ना हो, कि काम हो जाए बस पैसे ना देने पड़े। इन 6 पैरामीटर्स के हिसाब से आप पता लगाते हैं कि आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं। कौन पता लगाता है? UNSDSN। हर साल ये जो है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को ये रिपोर्ट लॉन्च की जाती है। कब होता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? 20 मार्च। ये इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस बार हम लोगों ने टोटल 136 कंट्रीज को सर्वे किया है, पहले 146 थी। अगर 136 हम लोगों ने करी है तो इसमें सबसे पहले टॉप किसने किया है? अगेन फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है और फिर आपका आइसलैंड है। FDI ऐसे याद कर लो। FDI खुशी लेकर आती है और खुशी में ही क्या है? FDI। तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। इंडिया नहीं है ऐसे, क्योंकि इंडिया का जो रैंक है दैट इज 126 आउट ऑफ 136। इंडिया अभी भी जो बॉटम 11 है उनमें से एक है। तो मतलब हम इन 6 पैरामीटर्स पर खुश नहीं है। हम खुश लगते हैं बट हम खुश होते नहीं है। तो इस वजह से इंडिया का रैंक ना पहले भी काफ़ी लो था, पहले भी इंडिया 136 पर था आफ्टर 146। तो भले ही कंट्रीज कम होगी बट इंडिया बॉटम 11 में ही है अभी भी। फर्स्ट पता लग गया, इंडिया का रैंक पता लग गया। अफगानिस्तान जो है सबसे अनहैप्पीएस्ट नेशन है। अफगानिस्तान में ही टेररिज्म इंडेक्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा अटैक हुए, सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, और अफगानिस्तान में ही सबसे ज़्यादा अनहैप्पीनेस भी है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का रैंक सबसे टॉप, सबसे बॉटम रिलीज कौन करता है, क्या पैरामीटर्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सैंडलवुड बुद्धा स्टैचू। अभी न्यूज में था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको गिफ्ट किया है। किसको? जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, जो ये 2 दिन की विजिट पर आए थे स्टेट के, इसलिए उनको गिफ्ट किया गया था। अगर हम देखें तो ये जो सैंडलवुड का बुद्धा स्टैचू है वो बैठे हैं ध्यान मुद्रा में। ये ध्यान मुद्रा है कौन सी? जब मोक्ष की प्राप्ति है या फिर मेडिटेशन वाली पोज है ये। तो ये वाला जो स्टैचू है ये दिया गया है टू जापानीज प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम देखें जो ये सनतम एल्बम है जो कि इंडियन सैंडलवुड है,
ये इस ट्री का बना हुआ है, सैंडलवुड का ये बुद्धा स्टैचू है। ये इंडिया में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। कहाँ मिलता है ये इंडिया में? इंडिया के ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में, और जहाँ जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे वहाँ वहाँ पर ये मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, यहाँ मिलता रहता है। ये मिलता क्या रहता है? मिलता ही है। इंडिया में ये एक जगह पर मिलता है जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला एरिया, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इंडिया में जहाँ पर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। देखिए ड्राई डेसिडुअस का मतलब होता है, डेसिडुअस तो है कि हर पेड़ अपने पत्ते इकट्ठे झाड़ेगा। चाहे 10 पेड़ है, 10 पेड़ इकट्ठे अपने पत्ते झाड़ेंगे, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, वो डिसाइड कर लेंगे मौसम कैसा रहता है। ड्राई का मतलब है यहाँ पर पूरे साल में 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। एक होते हैं आपकी मॉइस्ट डेसिडुअस, जिनमें ज़्यादा बारिश होती है, वो भी पत्ते अपने इकट्ठे झाड़ते हैं लेकिन मॉइस्ट होते हैं वो। ये है ड्राई डेसिडुअस। तो जहाँ पर बारिश कम होती है, जहाँ पर पत्ते इकट्ठे झाड़ देते हैं सारे फॉरेस्ट, उनको हम कहते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और सैंडलवुड जो पेड़ है वो भी इन्हीं का ही एक पार्ट है। इसके बाद अगर हम देखें तो कर्नाटका जो है, इट इज समटाइम कॉल्ड दी गांधारगुडी। गांधारगुडी का मतलब क्या है? दी लैंड ऑफ सैंडलवुड, जहां पर काफी ज्यादा अमाउंट में सैंडलवुड के ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। IUCN भी क्या कहता है? ये है आपका वल्नरेबल, कि वल्नरेबल है, अभी इंडेंजर्ड नहीं हुआ है। हो सकता है अगर आपने लीगल ट्रेडिंग इसकी जारी रखी तो। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से इसकी लीगल ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड, आप नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है। सैंडलवुड का स्टैचू किसको दिया गया है? ये फेमस क्यों है? इंडिया में कहाँ पाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में कहाँ पाया जाता है? IUCN का स्टेटस क्या है? कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट कहा जाता है दी लैंड ऑफ सैंडलवुड? ये पता हो हमें। चलिए, इसके साथ खत्म होता है हमारा ये 3rd वीक ऑफ मार्च। अगली बार हम मिलेंगे विद 4th वीक ऑफ मार्च। आप इसको रिवाइज कीजिए, इसको बार बार पढ़िए। आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है कि ये समझ में नहीं आया तो हमें बताइए। कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ बताना, हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।